नमस्कार, मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज आपको मैं एम.कॉम के द्वितीय सेमेस्टर उसके एक विषय प्रबंधकीय अवधारणा के इकाई 2 के अंतर्गत एक चैप्टर है संगठन, जो है अवधारणा एवं प्रकृति। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमको मालूम है कि किसी भी उद्योग की सफलता, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके सही संगठन पर नीत होता है, निर्भर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन बताए गए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। हम देखते हैं कि ये जो पूरे 5 साधन जो है, जब एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, तब जाके हमारा उत्पादन की कार्य जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संगठन एक महत्वपूर्ण कारक है, एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करता है। तो उसी से संबंधित हम यहाँ पे प्रबंध में संगठन का क्या आशय है, क्या महत्व है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संगठन वास्तव में होता क्या है, संगठन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। विद्यार्थियों, हमको मालूम है कि किसी भी बड़ी औद्योगिक इकाई में बहुत से कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक सब मिलजुल कर कार्य को संपादित करते हैं। जहां तक हम संगठन की बात करें तो उच्च स्तरीय जो अधिकारीगण होते हैं, उनके अंतर्गत मध्यम वर्गीय अधिकारी काम करते हैं, मध्यम वर्गीय अधिकारी के अंतर्गत निम्न श्रेणी के अधिकारी काम करते हैं, और उसके अंतर्गत फिर श्रमिक अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए उत्पादन कार्य को पूरा करते हैं। तो संगठन मतलब क्या है? एक प्रकार से कहना चाहिए कि व्यक्तियों का समूह, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवसाय का उद्देश्य है, व्यवसाय के जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह संगठन कहलाता है। समूह मतलब बहुत सारे, इसमें अधिकारी भी हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और श्रम संगठन भी हो सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर आपसी सहमति से जब कार्य करते हैं, तो यही जो एक दूसरे व्यक्ति या एक समूह जो है, एक संगठन के रूप में जन्म लेता है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि संगठन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जा रहे व्यक्तियों का सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक मतलब समूह, यानी मिलजुल कर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करना। इसी प्रकार संगठन एक ऐसी संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा एक निर्धारित उद्देश्य के लिए कार्य को हम विभाजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और परिभाषित व उसको समन्वित किया जाता है। मतलब हम देखते हैं कि संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की अलग अलग कार्य होते हैं, उनके अलग अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अलग हम उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य में विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार सारे जो व्यक्तियों का जो एक समूह है, वही समूह हमारा एक संगठन कहलाता है। तो ये तो हो गया इसकी सामान्य आशय, या कहना चाहिए सामान्य इसका अर्थ हो गया। लेकिन कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने इनको विधिवत रूप से परिभाषित भी किया है कि संगठन क्या है। जैसे कि मूने व रेले कहता है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। मतलब यह है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब क्या है कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, व्यवसाय के जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबके द्वारा मानव सहयोग के द्वारा जो किए जाने वाला जो मानव सहयोग के द्वारा जो संगठन या एक समूह जो तैयार किया जाता है, वही संगठन कहलाता है। इसी प्रकार एक और प्रबंध शास्त्री है उर्विक, ये कहते हैं कि संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके।
कहने का मतलब यह है कि कार्यों को बांटना। हर व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं होता। प्रबंधन का कार्य होता है प्रबंधन करना, ठीक उसी प्रकार अलग अलग जो कर्मचारी होते हैं, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, हर की योग्यता, दक्षता, निपुणता अलग अलग होती है। तो उसकी योग्यता के अनुसार, उनकी दक्षता के अनुसार हम उनको अलग अलग समूह में बांटते हैं। यही संगठन कहलाता है। मैकफार्लेन कहते हैं कि संगठन से आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे भी यही अर्थ निकल रहा है कि लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। ये जो लोगों का समूह है यही हमारे लिए संगठन कहलाता है। तो इस प्रकार संगठन का जो मूल भाव है वो यही है कि व्यक्तियों की जो एक समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, यह व्यवसाय के लिए संगठन कहलाता है। अब आगे हम चलते हैं कि संगठन की प्रकृति कैसी होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि संगठन की विशेषताओं को हमने 8 बिंदुओं में हमने बांटा है, जिसमें पहला है उद्देश्यपूर्ण प्रकृति, दूसरा है परिवर्तनशील प्रकृति, तीसरा है विकासशील प्रकृति, चौथा मानवीय एवं यांत्रिक धारणा, पांचवा है व्यक्ति समूह का होना, छठवां एक प्रणाली, सातवां एक साधन और आठवां एक प्रक्रिया। अर्थात एक जो संगठन है ये उनमें उनकी जो प्रकृति है उनमें ये सारी बातें होना जरूरी है, यही उनकी विशेषताएं भी हैं। अब हम एक एक बिंदुओं को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि सबसे पहला संगठन की विशेषताएं होता है कि उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। प्रत्येक संगठन का उद्देश्य निश्चित होता है, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन में हम लोगों को काम बांटकर हम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील प्रकृति। क्योंकि हमको मालूम है कि तकनीक चेंज होती रहती है, प्रक्रियाएं बदलती रहती है, तो हमारे जो प्रबंध में जो संगठन के जो प्रकृति है वो भी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक बार संगठन जो निर्माण कर दिया, बना दिया, वो उसी पर काम कर देगा, उसमें प्रकृति परिवर्तन भी संभव होता है। तीसरा फिर विकासशील प्रकृति। विकासशील मतलब है हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहना। जैसे कि हमको मालूम है कि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्जन करना होता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम विकासशील प्रकृति मतलब यह है कि हम अपने संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को हम नए नए तकनीकों से या उनको प्रशिक्षण के माध्यम से हम और ज़्यादा निपुण बनाते हैं, विकसित करते हैं, ताकि वो उस पर विकास हो सके। फिर चौथा पॉइंट है मानवीय एवं यांत्रिक धारणा। जैसे कि मालूम है कि संगठन एक मानव समूह होता है, इसलिए हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह संगठन की एक विशेषताएं होती है कि जो संगठन होते हैं उसमें व्यक्ति होते मानव होते हैं, और यांत्रिक धारणा मतलब उनके द्वारा जो कार्य निर्धारित किए जाते हैं वो उसी क्रम में उनकी कार्य बढ़ता है। फिर पांचवा पॉइंट है व्यक्ति समूह का होना। पहले से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि संगठन के लिए व्यक्तियों के समूह का होना जरूरी है। तो संगठन की विशेषताएं में यह बात आता है कि संगठन यानी व्यक्तियों का समूह होना। समूह मतलब जिसमें 20, 50, 100 लोग हो सकते हैं काम को पूरा करने के लिए। फिर संगठन एक प्रणाली है। प्रणाली मतलब प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात लगातार हमारा जो काम है वो हमेशा एक प्रोसेस में बढ़ता रहता है। संगठन एक साधन है, यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम संगठन को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि साध्य है। साधन मतलब काम को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उत्पादन कार्य में 5 साधन हम प्रयोग करते हैं, उनमें संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाकी अन्य साधन तो स्थिर साधन होते हैं, लेकिन जो संगठन है वही बाकी साधनों का
सदुपयोग करके उसको क्रियाशील में लाता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। अंत में आखिरी जो विशेषता है वो एक प्रक्रिया। संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम कार्यों को योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, समूह की क्षमता के अनुसार उनको बांटते हैं और अलग अलग प्रक्रियाओं में हम उसके कार्य को बांटते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संगठन की ये 8 विशेषताएं अथवा उनकी 8 प्रकृति होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि संगठन का क्या महत्व है। किसी भी संस्था में संगठन होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इन महत्व को भी हम मुख्य रूप से 10 बिंदुओं में हमने इसको बांट दिया है। संगठन के महत्व में सबसे पहला है प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना। तीसरा समन्वय को सुविधाजनक बनाना। चौथा प्रबंधकों के विकास व प्रशिक्षण में सहायक। पांचवा इसका महत्व है उपक्रम का विकास एवं विस्तार। छठवां है भ्रष्टाचार को रोकना। सातवां है प्रभावी संप्रेषण। आठवां है न्यूनतम लागत एवं अधिकतम उत्पादन। 9वें बिंदु में तकनीकी सुधार को प्रोत्साहन। और 10वां जो पॉइंट है वो है मनोबल में वृद्धि। यानी संगठन हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्यावसायिक उपक्रम संगठन का क्या महत्व है, ये कितनी उपयोगी है, ये हम 10 बिंदुओं में चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि करना। प्रबंध अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा कार्य है जिसमें संगठन उसका एक भाग है। हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्य को सफल बनाने के लिए संगठन का होना जरूरी है। संगठन जहाँ पे हम लोगों के बीच हम उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार हम काम को बांटते हैं। मतलब एक प्रकार से प्रबंधकीय कार्य कुशलता को संगठन के द्वारा ही वृद्धि किया जा सकता है। दूसरा मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति में अपना एक गुण होता है, हम उनके गुण को अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, क्षमता के आधार पर हम उसके यथोचित उसको काम बांटते हैं, देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जो निहित गुण हैं, हम उन गुण को, मानवीय साधन को कैसे अधिकतम उपयोगी बना सकते हैं, ये संगठन के अंतर्गत आता है। तीसरा फिर है समन्वय को सुविधाजनक बनाना। समन्वय से आशा है कोऑपरेशन। मतलब जैसे हम देखते हैं कि किसी भी संगठन में अलग अलग स्तर के व्यक्ति होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय मतलब महाप्रबंधक, प्रबंधक वर्ग के लोग आते हैं। मिडिल में जो उनकी विभागीय अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, और निम्न में जो सुपरवाइज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सब आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संगठन के माध्यम से सभी स्तर के व्यक्तियों में, सभी स्तर के कर्मचारियों में या अधिकारियों में समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए या समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठन उपयोगी होता है। चौथा फिर प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक। सीधी सी बात है कि जब तक हम व्यवसाय के विकास के बारे में सोचते हैं तो प्रबंधकों के विकास और प्रशिक्षण में सहायक से मतलब ये है कि हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब उनका विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रबंधन है वो भी अच्छे ढंग से विकसित होगा। उपक्रम का विकास एवं विस्तार। उपक्रम का विकास करने के लिए भी संगठन का मजबूत होना, संगठन का अच्छा होना, संगठन का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे उपक्रम का विकास और विस्तार हो सकता है। फिर भ्रष्टाचार को रोकना। जैसे कि मालूम है कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके काम का देखरेख होना जरूरी है, जवाबदेही तय होना जरूरी है, उनके काम की नियंत्रण होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संगठन के माध्यम से
जो एक संस्था में होने वाले जो भ्रष्टाचार है उनको भी हम जवाबदेही के माध्यम से, उनके उत्तरदायित्व के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रभावी संप्रेषण। संप्रेषण से आता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि मालूम है कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उच्च अधिकारी अपने निम्न स्तर के अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचनाएं देते हैं। उस प्रकार जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो सूचनाओं को विधिवत और सही ढंग से आदान प्रदान करने के लिए भी संगठन होना जरूरी है। इसलिए हम संगठन के माध्यम से उत्पादन के कार्य में एक प्रकार से प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से उसको उपयोगी बनाते हैं। फिर आता है न्यूनतम लागत एवं अधिकतम उत्पादन। किसी भी संस्था का उद्देश्य होता है लागत में कमी करना और अधिक से अधिक उत्पादन कर ज्यादा लाभ अर्जित करना। यदि हमारा संगठन अच्छा हो, काम करने वाले व्यक्तियों के बीच हम काम को सही ढंग से अगर बंटवारा करें उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो उत्पादन की लागत है वो निश्चित रूप से कम होगा, अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। और अगर लागत कम होगी तो निश्चित रूप से हमारे जो संस्था है, हमारे जो उपक्रम है, औद्योगिक जो संस्था है उसको लाभ जरूर होगा। फिर तकनीकी सुधार को प्रोत्साहन। तकनीकी सुधार से मतलब ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनके आधार पर भी हम क्या करते हैं कि संगठन में अलग अलग कार्यों को उनके योग्यता अनुसार बांटते हैं। इसके जो लगातार एक ही प्रकार के काम करने वाले, एक ही प्रकार से जब काम कर व्यक्ति करते रहता है तो उसकी जो काम है वो ज़्यादा निखरता जाता है। इस प्रकार उसमें तकनीकी सुधार होता है। और 10वां बिंदु है मनोबल में वृद्धि। जब संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं तो संगठन एक अपने आप में इकाई होती है जो काम संगठन के व्यक्तियों की मनोबल में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संगठन उत्पादन कार्य के लिए कितने आवश्यक हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी उपयोगिता है और इसके क्या महत्व है। हम इसके माध्यम से यहाँ पे हम इसको समझिए। ठीक, धन्यवाद।